हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं एंड इस चैप्टर को करने वाले हैं खत्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। हमने पिछली वीडियो में सीखा था इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री क्या होती है? जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रही थी। अब हमारा काम है सीखना कि कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे हैं उसको एंड यूजर तक पहुंचाएंगे। ये हम किस में सीखेंगे? कॉमर्स में सीखेंगे। तो जो वर्ड कॉमर्स है ना, वो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक होता है हमारा ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें ट्रेड करने में हेल्प करती है? जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी, पैकेजिंग फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब किस में इंक्लूडेड होती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहले एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है। कौन कौन सी? एक होता है हमारा ट्रेड, एक होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज ट्रेड, बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज that are required to facilitate the purchase and sale of goods and services। हमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंज हो रहा है उसको इजी बना पाए, उसको फैसिलिटेट कर पाए। उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड दीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, packaging and warehousing। Commerce therefore includes both buying and selling of goods, मतलब ट्रेड को भी इंक्लूड करता है, as well as auxiliaries to trade को भी इंक्लूड करता है, लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज। अब एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है किसका? हमारे कॉमर्स का। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ईदर फिजिकली और वर्चुअली। ट्रेड क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो फिजिकली भी हो सकता है, ऑनलाइन मतलब वर्चुअली भी हो सकता है। It helps in making the goods produce available to the consumers। ये ट्रेड क्या हमें हेल्प करता है? जो भी हमने प्रोडक्शन करा है उस प्रोडक्शन को, उस गुड्स को जो हमने प्रोड्यूस करे उसको एंड यूजर्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। These days goods are produced on a large scale and it is very difficult for producers to themselves reach out to individual buyers for selling their products। Businessmen are engaged in trading activities to make the goods available to consumers in different markets। देखो, आप कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो तो क्या आप घर घर जाके खटखटाओगे उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए? नहीं, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेंगी जो आपके ये ट्रांसफर को इजी बनाए। क्या करे? इजी बनाए। इसलिए क्या आया है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आया है। In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activities on large scale। Activities which are meant for assisting trade, जो आपके ट्रेड को असिस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। These activities are generally referred to as services because these are in nature of facilitating the activities relating to industry and trade। Example: transport, banking, insurance, warehousing, advertisement, etc. and etc। Auxiliaries are an integral part of commerce। Auxiliaries to trade क्या है? बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है किसका? कॉमर्स का। अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही नहीं होंगी तो हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, हम एडवर्टाइज कैसे करेंगे, हम वेयर हाउसिंग सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, एंड हमारा जो गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस करा है ना वो एंड यूजर्स तक नहीं पहुंच पाएगा।
These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. देखो बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है, स्टोरेज की दिक्कत आती है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें उसको एडवर्टाइज करने की दिक्कत आती है. तो ये सारी दिक्कतें कौन सॉल्व करता है? हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सॉल्व करता है. जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं उनको रिजॉल्व करता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब हम देखते हैं कौन कौन सा ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है हमारी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में. सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. देखो कोई भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जगह पे होता है. जैसे टी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? असम में हो रहा है, बट उसके कंज्यूमर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, पूरी कंट्री में फैले हुए हैं. तो असम से पूरी कंट्री में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वहां तक कैसे गुड्स को ले जाएं, वहां तक कैसे टी को ले जाएं, ये एक हिंड्रेंस है. ये कैसे सॉल्व होता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू सॉल्व होता है. ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? रोड के थ्रू हो सकता है, रेलवे के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई कोस्टल शिपिंग के थ्रू भी हो सकता है. सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत किसका आता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का भी दिक्कत आता है. अगर कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स के संग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी एक हिंड्रेंस है. तो हिंड्रेंस कैसे सॉल्व होता है? थ्रू कम्युनिकेशन. कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है? या तो थ्रू पोस्टल सर्विसेज हो जाएगा या फिर थ्रू टेलीफोन भी हो सकता है. अब हम पढ़ लेते हैं एक बार, साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा. Transport and communication. Production of goods generally take place in a particular location. For instance, tea is mainly produced in Assam. कॉटन कहाँ होती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में. जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में. वैसे ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह प्रोड्यूस होती हैं. बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स. ये जो गुड्स हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रिक्वायर्ड होते हैं. इनकी डिमांड अलग अलग जगह पे होती है. The obstacle of place is removed by transport through road, railway or coastal shipping. Along with transport facility, there is also a need for communication facility. ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटी चाहिए. क्यों? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, so that producers, traders and consumers may exchange information with one another. सेकेंड फैसिलिटी क्या आती है? बैंकिंग एंड फाइनेंस की. देखो आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा. डेली एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है, एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है. तो पैसा आएगा कहाँ से? देखो हर टाइम बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उसको पैसा फंड करना पड़ता है. वो कहाँ से फंड करेगा? थ्रू बैंक्स. कहाँ से फंड करेगा? थ्रू बैंक्स. बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई फंड ना हो. फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर acquiring assets, purchasing raw materials and meeting other expenses. Necessary funds can be obtained by businessmen through a bank. बैंक से आप फंड्स ले सकते हो, फाइनेंस करा सकते हो. थर्ड एक्टिविटी क्या है हमारी? इंश्योरेंस की. देखो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है. क्या पता कल चोरी हो जाए, आग लग जाए, या कोई भी ऐसा रिस्क जरूर होता है बिजनेस करते समय. अब बिजनेसमैन का काम क्या होता है? उस रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करना, सेफ रहना. तो वो कैसे प्रोटेक्ट रहेगा, कैसे खुद को सेफ करेगा? थ्रू इंश्योरेंस. वो क्या लेगा? इंश्योरेंस लेगा किसी भी कंपनी से. क्या प्रोसीजर होता है? आपको हर महीने कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होता है. एंड अगर इन केस आपका कुछ भी लॉस होता है तो जितने का लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर कर देती है, उतना अमाउंट. ठीक है. इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एज वेल एज द बिजनेसमैन. Business involves various types of risk. Factory, building, machinery, furniture, etc. must be protected against fire, theft and other risk. ये सारे जो assets हैं ये fire, theft या कोई और risk होता है तो उससे protected रहने चाहिए. कैसे protect रहेंगे? Through insurance. Insurance provides protection in all such cases. On payment of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury, if any, can be recovered from the insurance company. आपको बस कुछ प्रीमियम देना है, फिर जो भी लॉस होगा वो आप रिकवर करा सकते हो. कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी से.
नेक्स्ट हमारा फैसिलिटी कौन सी होती है, वेयर हाउसिंग। देखो जैसे ही गुड्स आपने प्रोड्यूस करे वैसे ही आप मार्केट में नहीं बेचते हो। आप कब बेचते हो, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तब बेचते हो। तो तब तक उनको कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं तो संभालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप धूप के नीचे रख दिया या खुले आसमान के नीचे रख दिया कि गुड्स को यहीं रखते हैं, नहीं, हमें एक स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगी गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक वो मार्केट में नहीं बिकने के लिए तैयार होते। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ से आएगी, वेयर हाउसिंग से। हम कहाँ पर रखते हैं ये सारे गुड्स को, जब तक एक्चुअल मार्केट में नहीं पहुंचाते, वेयर हाउसेस में रखते हैं। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन हो वैसे ही कंजम्पशन के लिए नहीं भेजे जाते। दे आर हेल्ड इन स्टॉक, वो स्टॉक में रखे जाते हैं टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत होगी तब वो अवेलेबल किए जाते हैं। तो तब तक कहाँ रखे जाते हैं, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग हेल्प बिजनेस फॉर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। जो भी स्टोरेज की दिक्कत होती है कौन उसको रिजॉल्व करता है, वेयर हाउसेस। एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। जब भी गुड्स नीडेड होंगे आप वहां से वेयर हाउसेस से निकाल के फिर मार्केट में बेचते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। देखो कोई भी नया गुड आता है तो कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने कोई नया गुड को प्रोड्यूस करा है, वो कैसे बताते हैं कंज्यूमर्स को, कैसे बताते हैं एंड यूजर्स को, थ्रू एडवर्टीजमेंट। वो ऐड करते हैं अपने नए प्रोडक्ट का, तब कंज्यूमर्स को जाके पता चलता है और फिर वो उसको बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा एक बहुत महान कंपनी दैट इज पतंजलि ने, गोनाइल। अभी मेरे को रिसेंटली पता चला। तो गोनाइल क्या होता है, एक फिनाइल की तरह वो काम करता है सफाई वगैरह करने में। तो अब रामदेव बाबा जी ने उसको लॉन्च करा गोनाइल को। अब वो हर घर में जाके खटखटाएंगे थोड़ी ना कि भाई आपने गोनाइल ट्राई करा, हमने ना गोनाइल बनाया, आपने ट्राई करा, आपने ट्राई करा। वो हर घर जाके नहीं खटखटाएंगे तो वो कैसे अपने कंज्यूमर को बताएंगे कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, एड्स चला के। कैसे, एड्स के थ्रू अपने पोटेंशियल कंज्यूमर्स को बताएंगे कि एक नया प्रोडक्ट आया है गोनाइल जिसको आप यूज कर सकते हो। इसलिए एड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू प्रमोट सेल, टू प्रमोट द बिजनेस, टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो लोग खरीदेंगे कैसे। अब जैसे मेरे को गोनाइल के बारे में पता ही नहीं है तो मैं कैसे उसको खरीदूंगी, तो लोगों को पता करवाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, थ्रू एडवर्टिजमेंट। Both advertisement and PR activities are the tools to commerce, influence and promote your product, services or an idea to your potential consumers. Advertisement के थ्रू ही हम अपने potential consumers को अपने product के बारे में बता सकते हैं। Advertising and public relation activities are one of the most important methods of promoting the sale. आपकी सेल को बढ़ाने का सबसे important step क्या आता है, advertising. Advertising and public relation activities helps in providing information about available goods and services and inducing customers to buy that particular items. Advertisement and PR activity क्या करती है, गुड्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताती है एंड फिर वो उसको बाय करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आता है। देखो बिजनेस का हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्यों बिजनेस हम बनाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस को खड़ा करते हैं, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। प्रॉफिट कमाना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का। क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। बट मैंने क्या बोला, मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या मैंने बोला कि वो ओनली ऑब्जेक्टिव है, कि एक ही ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, नहीं। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बट ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। कौन कौन से होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। क्या होता है, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट में अपनी इज्जत बनाना, मार्केट में पावरफुल बनना अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में, कि भाई हमारी भी कोई इज्जत है। आप अपना ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी अलग ही आइडेंटिटी है, जिससे लोग आपको पहचान रहे हैं, जिससे आपके बिजनेस को लोग पहचान रहे हैं। तो मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है, मैरिनेटिंग गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ वंस बिजनेस इज पैरामाउंट टू सक्सीड एंड प्रॉस्पर। मार्केट स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेन सक्सेस, टू प्रॉस्पर इन द सोसाइटी। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आप अपनी अलग ही आइडेंटिटी बनाते हो इन द मार्केट एंड इज रिफर्ड
टू एज मार्केट स्टैंडिंग इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर्स। आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप अलग ही झलकोगे, उसी को मार्केट स्टैंडिंग बोलते हैं कि आपके अलग ही पावर है, एक बहुत पावरफुल सोल है आप मार्केट प्लेस में। सेकेंड चीज ऑब्जेक्टिव आता है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना अपने गुड्स एंड सर्विसेज में। देखो, अगर आप पुराने ही आइडियाज़ में टिक गए कि भाई मैं तो पुराना ही रहूँगा, तो आप कभी भी कंपटीशन नहीं फेस कर पाओगे एंड आप पीछे हट जाओगे एंड आपका बिजनेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब अगर आपको कॉम्पिटिटर्स के बीच में टिकना है तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते समय। दो टाइप के इनोवेशन होते हैं। सबसे पहले तो इनोवेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन लाना। दूसरा होता है इनोवेशन इन सप्लाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप सप्लाई करते हो ना उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना। इनोवेशन क्या होता है समझते हैं। इनोवेशन इज द सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इट हेल्प्स बिजनेस टू स्केल एंड गिव कॉम्पिटिटिव एज टू द एंटरप्राइज इन द मार्केट। एक कॉम्पिटिटिव एज आपका मेंटेन रहता है अगर आप इनोवेटिव हो तो। Innovation is defined as an introduction of new ideas or methods in the way something is done or made. Innovation क्या है? Introduction of new idea. आप नए आइडिया ला रहे हो, नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो किसी भी चीज को बनाने के लिए। There are two kinds of innovation in every business. सबसे पहले innovation in product or services, दूसरा innovation in various skills and activities needed to supply those product and services. बहुत ध्यान से सुनना, नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। अगर आप इनोवेटिव नहीं होगे, अगर आप इनोवेशन नहीं ला पाओगे तो इस कॉम्पिटिशन में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें। क्या करें? बहुत ही कम कॉस्ट, जितनी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है उतनी मिनिमम कॉस्ट लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं हमारे बिजनेस में। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना आउटपुट आ रहा है कितने इनपुट के संग उसको कंपेयर करना। इट इज़ यूज टू मेजर efficiency in order to ensure continuous survival and progress। अगर आपको continuous survival या progress चाहिए तो आपको efficient होना पड़ेगा। efficient मतलब कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, हर बिजनेस में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे मशीनरी, एसेट्स, एंड वैसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, जैसे पैसा। तो इन सारे रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूज करना है वो भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। Any business requires physical resources like plants, machinery, and offices, and financial resources like funds to be able to produce goods and services to its consumers. The business enterprise must aim at acquiring these resources according to the requirements and using them efficiently. एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का कि सारे रिसोर्सेज को पहले एक्वायर करे एंड देन उसको अच्छे से यूज करे, एफिशिएंटली यूज करे, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करे। देन हमारा सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी बिजनेस क्यों बना है, उसका एग्जिस्टेंस क्यों आया है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में ज़्यादा देर तक। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना भी आपने कैपिटल लगाया उसमें प्रॉफिट कमाना वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है। Profitability refers to profit in relation to capital investment. Every business must earn a reasonable amount of profit. हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जरूर होना चाहिए in order to survive and grow. एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेस कहाँ बन रहा है, कहाँ काम कर रहा है,
एक सोसाइटी के बीच में काम कर रहे हैं। तो अगर आप सोसाइटी में काम करो तो आपकी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कोई ऑब्लिगेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या, सपोज फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना सोसाइटी को, देन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करना, स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनके लिए काम करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी, सो यू आर ऑब्लिगेटेड टू द सोसाइटी. Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. जैसे एक तमीज़ के तरीके से आपको काम करना पड़ता है सोसाइटी में. ये नहीं कि आप धुएं वाली फैक्ट्री बिल्कुल बीच सिटी में लगा दो, ये गलत है. ठीक है, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना. आपको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस रिस्क. देखो, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है. रिस्क क्या होता है? एक ऐसा अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट जहां पर आपको लॉसेस होने के चांसेस होते हैं. बिजनेस रिस्क जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक होता है हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क, एक होता है हमारा प्योर रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? जिसमें आपको या तो गेन होने के चांसेस होते हैं या फिर आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं. गेन होने के भी चांसेस होते हैं, हाँ. एग्जाम्पल देखो, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदले एंड आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी और आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कुछ क्रेजी ही कर दिया अपने प्रोडक्ट के साथ, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. तो ये आपके लिए क्या था? एक फेवरेबल इवेंट था. ठीक है, आपने उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज करा एंड वो आपके फेवर पे काम कर गई. बट व्हाट इफ वो आपके फेवर पे काम ना करे, वो आपके अगेंस्ट काम कर जाए, तो आपको लॉस होने के भी चांसेस होते हैं. तो ये क्या है? स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें आपको गेन होने के भी चांसेस हैं, लॉस होने के भी चांसेस हैं. एंड जो प्योर रिस्क होता है ना, उसमें या तो आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, नो लॉस. यहाँ पर कोई गेन होने के चांसेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, अगर आपके बिजनेस में कुछ चोरी हो गई तो आपको लॉस होगा, अगर नहीं हुई तो नहीं होगा, कोई गेन होने की संभावनाएं नहीं है. तो ये क्या है? प्योर रिस्क है. एक बार बुक से पढ़ लेते हैं. The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainty or unexpected events. For example, demand for a particular product may decline due to change in taste and preferences of consumer or increased competition. अगर कोई competition आ गया, taste and preferences बदल गया consumers का, तो डिमांड कम हो जाएगी. तो एक ये रिस्क फैक्टर है, ये एक अनडिजायरेबल इवेंट है, एक अनफेवरेबल इवेंट है. इसी को हम रिस्क बोलते हैं. अब रिस्क दो टाइप का है, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर. स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन. अगर कोई मार्केट कंडीशन में चेंज हो गया, या फिर कोई फ्लक्चुएशन हो गया डिमांड या सप्लाई में, या फिर प्राइजेस में कोई चेंज हो गया, या फिर फैशन में कोई चेंज हो गया, या फिर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज हो गया, एंड आपको वो एक अपॉर्चुनिटी लगी है, आपने उसमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया जिसमें वो क्रेजी ही काम कर गया, जिसमें उसकी डिमांड बढ़ गई. तो यहाँ पर आपको गेन होने की भी संभावनाएं हैं. बट इन केस आप उसके फेवर पे नहीं काम कर पाए एंड वो आपके अगेंस्ट चले गई सारी चीजें, तो आपको लॉस होने की भी संभावनाएं हैं. फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन, वेयर एज अनफेवरेबल वन कैन लीड टू लॉसेस. वहीं पे प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो लॉस होगा या फिर नो लॉस. द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क. अगर आग लगी तो लॉस होगा, नहीं लगी तो नहीं होगा, कोई गेन होने की चांसेस नहीं है. अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है? सबसे पहले तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस. हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है. बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं होता. ठीक है, अगर आप बिजनेस करो तो सोचो कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ रिस्क है. कभी भी आप रिस्क को जीरो नहीं कर सकते.
कम कर सकते हो, इंश्योर्ड हो सकते हो, प्रोटेक्टेड रह सकते हो, बट जीरो नहीं कर सकते. Every business has some risk. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized. Risk को आप कम कर सकते हो, but cannot be eliminated. आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो. सेकेंड आता है हमारा पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. बिजनेस रिस्क आता क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई अनडिजायरेबल इवेंट हो जाता है या फिर अनफेवरेबल इवेंट हो जाता है जो आपके अगेंस्ट काम करता है. एक ऐसा कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है. तो बिजनेस रिस्क आता किससे? अनसर्टेनिटी से. आपको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, वही रिस्क होता है. अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन डिमांड, प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइसेस एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटी. ये क्या है? सारे एग्जाम्पल है अनसर्टेनिटी की, कि आपको पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है. नेक्स्ट आता है हमारा, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. रिस्क किस पे डिपेंडेंट होता है? नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ द बिजनेस. साइज ऑफ द बिजनेस मतलब जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा, उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट या लॉस के चांसेस होंगे. तो मतलब आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा है. एंड नेचर ऑफ बिजनेस मतलब जैसे आपका बिजनेस का नेचर अगर ऐसा नेचर है जहाँ पर रिस्क होने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा. वैसे अगर ऐसा नेचर है जिसकी डिमांड कभी कम होती नहीं है तो वहाँ पर आपको रिस्क होने का चांसेस कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कपड़ों के बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है. क्यों रिस्क होता है? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ट्रेंड जो है कंज्यूमर का, वो हर समय चेंज होते रहता है. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क है. अगर आपके कपड़े नहीं बिके तो आपको उनको जलाना पड़ेगा या फिर आपको उसको डंप करना पड़ेगा. अब वो ट्रेंड चले गया और वापस नहीं आने वाला है. नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस. देन आता है हमारा लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क. जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसको आपको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना. आप रिस्क फालतू में थोड़ा लोगे कि हाँ चलो मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी रिवॉर्ड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता. अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट करते हो उस रिस्क को लेने के लिए. तो वो रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट. क्या होता है? प्रॉफिट. नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल बिजनेस. अगर कोई रिस्क नहीं होगा तो कोई गेन भी नहीं होने वाला है. ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट. जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे किसके? प्रॉफिट होने के. एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट. कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेसमैन क्यों रिस्क लेता है? क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ से प्रॉफिट होने वाला है. कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क क्यों कॉज होता है, इसके हम कॉजेज देखते हैं. सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल कॉज. अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गई, उसकी वजह से रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो ये क्या है? नेचुरल कॉज है किसी भी रिस्क को होने के लिए. ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन एक्सेट्रा. प्रॉपर्टी एंड इनकम इन द बिजनेस. तो ये क्या है? नेचुरल कॉजेज है. कौन कौन से कॉजेज है? जैसे सुनामी हो गया, पॉवर्टी आ गई, सुनामी आ गई, फेमाइन आ गया. ये क्या है? नेचुरल कॉजेज. इसको ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर सकता है. देन सेकेंड हमारा आता है ह्यूमन कॉजेज. ह्यूमन की वजह से कैसे रिस्क हो सकता है? क्या पता आपने जिनको हायर करा हो वो आपको लूट के ले गए, वो आपको उल्लू बना के ले गए, आपके एम्प्लॉयज ने चोरी कर ली. तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? ह्यूमन इन्वॉल्व है. तो इसकी वजह से भी रिस्क इन्वॉल्व होता है. ये भी एक मेन कॉज है रिस्क का. Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness or negligence of employees. स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, स्ट्राइक्स हो गई, राइट्स हो गए, या मैनेजमेंट में कोई इनएफिशिएंसी हो गई, वो भी रिस्क को बढ़ाती है. देन हमारा थर्ड कॉज आता है इकोनॉमिक कॉज. मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड कोई कॉज है. जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाना, जैसे प्राइजेस बदल जाना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई बदल जाना किसी भी प्रोडक्ट को लेके. तो अगर ये सब चेंज होते रहेंगे तो रिस्क बढ़ेगा. तो ये भी एक कॉज है फॉर द रिस्क.
These includes uncertainties relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customers, change in technology और method of production. ये क्या है? इकोनॉमिक कॉजेज है. और लास्ट में आता है अदर कॉजेज. जो कॉजेज इन तीनों में नहीं आए, नेचुरल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, वो किस में आते हैं? अदर कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल इशू कोई आ गया, कोई पॉलिटिकल हिंड्रेंस आ गई, तो किस में आएगी? अदर कॉजेज में आएगी. These are unforeseen events like political disturbance, mechanical failure, such as bursting of boiler, fluctuation in exchange rate, etc. etc. अब हमारा आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड हमारा हो जाएगा चैप्टर खत्म. क्या पार्ट है? पार्ट ये है कि जब भी आप बिजनेस खोलते हो, जब भी आप बिजनेस अपना स्टेब्लिश करते हो, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है बिजनेस खोलने से पहले. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको समझते हैं. सबसे पहला फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि आप किस चीज का बिजनेस करोगे. ये सबसे पहला फैक्टर आता है. बिजनेस तो कर लिया है, बिजनेस तो करना है, ये तो हमने सोच लिया, बट किस चीज का बिजनेस करोगे ये भी सोचना पड़ेगा. ये क्या है? वन ऑफ द फैक्टर्स है टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस. The first thing to be decided by an entrepreneur is the nature and type of business to be undertaken. किस नेचर का बिजनेस करोगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे. जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि हमने मोमो का बिजनेस करेगा, तो हमने क्या सोचा था? हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने मोमो का बिजनेस करना है. तो दिस इज सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस. He or she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amounts of profit. Generally ये कंसिडर करा जाता है कि बिजनेस आप उसी चीज़ का करोगे जिसमें प्रॉफिट्स की संभावनाएं ज़्यादा हो. हमने मोमो का बिजनेस क्यों चूज करा था? क्योंकि उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट्स भी होते हैं. देन सेकेंड आता है हमारा साइज ऑफ बिजनेस, कि आपने चूज तो कर लिया कि मेरे को इस चीज़ का बिजनेस करना है. अब आप ये देखोगे कि आपको बड़ा बिजनेस खोलना है, बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है, या फिर कोई छोटा बिजनेस खोलना है. देखो, माना ये जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर उसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप उसको बड़े स्केल में खोलते हो. बट अगर आपको लगता है नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म ही बिजनेस है, इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा खास बढ़ेगी नहीं, तो आप एक छोटे स्केल पे बिजनेस खोलते हो. Size of the firm or scale of its operation is another important decision to be taken. Whether the business is for MSME, मतलब छोटे स्केल में खोल रहे हो, या फिर कोई लार्ज स्केल में आप एंटरप्राइज खोल रहे हो, या तो आप मोमो की बहुत सारी ब्रांचेस लगा रहे हो, या फिर सिर्फ एक ही ठेला लगा रहे हो, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा बिजनेस सिलेक्शन के बाद. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time, अगर आप confident हो कि जो भी आप गुड बना रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप उसको लार्ज स्केल में खोलते हो. देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर लोकेट करें, कहाँ पर अपना बिजनेस खोले, कौन सी जगह पे खोले जहाँ पर आपको रिसोर्सेज अच्छे से मिल सके, जहाँ पर आपके कंज्यूमर्स आपके पास पहुँच सके. आपने नोटिस करा होगा जो मोमो के ठेले होते हैं वो जनरली कॉलेजेस के बाहर, स्कूल के बाहर ऐसी जगह खुले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूमर ईजिली पहुँच सकता है. तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्टेप होता है सिलेक्ट करने का कि आपको बिजनेस खोलना कहाँ है. ठीक है. An important factor to be considered at the start of the business is the place where the business enterprise will be located. Place select करना. Any mistake in this regard can lead to high production cost. अगर आपने हल्की सी भी गलती कर ली ना चूज करने में, या तो अपने गली के अंदर जहाँ पर कोई नहीं आता वहाँ पर मोमो का ठेला खोल लिया, तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं आएगा, तो आपकी सेल ही नहीं होगी. तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर अपना ठेला लगाऊं, जहाँ पर कंज्यूमर्स इजीली पहुँच जाएं, जहाँ पर रिसोर्सेज भी मेरे को इजीली मिल जाएं. कहीं पता चला आपने पहाड़ की चोटी में बिल्कुल मोमो का बिजनेस खोल दिया, मोमो के लिए सब्जी नहीं मिल रही, तो ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है. तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. आपको पहाड़ से नीचे आना पड़ेगा सब्जी लेने, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा. तो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है एक गलती की वजह से.
पहाड़ की चोटी में आपने बिजनेस को करना शुरू करा, मोमो का ठेला आपने पहाड़ की चोटी में लगाना मंजूर समझा। देन आता है अपना फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वहां पर बहुत सारे एसेट्स रिक्वायर होंगे, उनको आप कैसे फाइनेंस करोगे, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये भी आपने देखना पड़ता है। कितना पैसा लगने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने खर्चे आएंगे, ये सब भी मैनेज करके चलना पड़ता है किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले। फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज कंटिन्यूइंग द प्रपोज बिजनेस। अब देखो, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्यों पैसा रिक्वायर्ड होता है? फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इन करंट एसेट्स, एज वेल एज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसके लिए? बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि आपको एसेट्स भी खरीदने हैं, आपको लैंड भी देखना है, आपको बिल्डिंग भी खरीदनी है, आपको डेली के एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो पैसा तो ज़रूरी है, आपको देखना पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आप वो पैसा लाओगे। देन आता है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल, हमने फाइनेंशियल फैसिलिटी तो देख लिया कि पैसा ज़रूरी है, अब बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटी भी ज़रूरी होती है, जैसे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमें मशीनरी चाहिए होगी, हमें बहुत सारे एसेट्स चाहिए होंगे, तो उनका बंदोबस्त कैसे करना है, कौन कौन से एसेट्स चाहिए होंगे, वो भी हमें देखना पड़ता है कोई भी बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मशीन एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कहाँ से आप लाओगे, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होंगी, फिजिकल चीज़ें क्या क्या चाहिए होंगी, वो भी कंसिडर करना पड़ता है। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज। फिर से ये नेचर या साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आपको बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है मोमो की, तो आपको बहुत सारे ढांचे चाहिए होंगे जिसमें मोमो बनते हैं। वहीं अगर आपको एक ही ठेला खोलना है तो आपको एक ही ढांचा चाहिए होगा, आपको एक ही सिलेंडर चाहिए होगा। बट अगर बहुत सारे ब्रांचेस खोले तो आपको बहुत सारे सिलेंडर चाहिए होंगे, बहुत सारे ठेले चाहिए होंगे। तो ये जो फिजिकल फैसिलिटी है किस पे डिपेंडेंट है? साइज पे डिपेंडेंट है और नेचर पे भी डिपेंडेंट होती है। देन कॉम्पिटेटेड एंड कमिटेड वर्कफोर्स। अब आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपका स्टेप क्या आता है? लोगों को हायर करना। देखो, आप अकेले ही पूरा बिजनेस नहीं संभाल सकते। स्मॉल स्केल पे एक बारी को फिर भी संभाल लोगे, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपको लोगों को हायर करना पड़ता है और अपने काम को डेलीगेट करना पड़ता है। जैसे आप मोमो बना रहे हो, आपका मोमो का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप क्या करोगे? लोगों को हायर करोगे। कोई वो आटे को गूंथेगा, कोई बेलेगा, देन कोई फिलिंग तैयार करेगा, कोई चटनी बनाएगा, कोई कस्टमर के संग डील करेगा, कोई पैकेजिंग करेगा। तो बहुत सारे लोगों को आपको हायर करना पड़ेगा। Every enterprise needs competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are converted into desired result. Since no individual entrepreneur can do everything on its own, हर कोई एंटरप्रेन्योर सब खुद नहीं कर सकता है। He or she must identify the requirement of skilled and unskilled laborers and managerial staff. उसको लोगों को हायर करना पड़ेगा, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे कोई मैनेजरियल पर्सन हो, आपको हायर करना पड़ेगा और अपने काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। देन आता है हमारा टैक्स प्लानिंग। देखो, इंडिया में आपको पता ही है कितने सारे टैक्सेस लगते हैं। आप कोई चीज़, आप इनकम कमा रहे हो तब आपको टैक्स लगता है, आप इन्वेस्ट करो तब आपको टैक्स लगता है, आप खर्चे करो तब आपको टैक्स लगता है। तो इतने सारे टैक्सेस लगते हैं। तो जब भी आप बिजनेस खोलते हो ना, आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सा बिजनेस खोलें जिसमें कम से कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग हैज़ become necessary these days because there are a number of tax laws in the country. बहुत सारे tax laws आ चुके हैं। The entrepreneur has to consider in advance the tax liability under various tax laws and impact the business decision. आपको पहले देखना पड़ेगा कि कितना कितना टैक्स किसी बिजनेस पे लग रहा है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। कहीं पे चलो जितना आप कमा नहीं रहे उतना आप टैक्स दे दे रहे हो, ऐसा आपने बिजनेस चूज करा तो वो भी गलत हो जाएगा। ऐसा बिजनेस चूज करना चाहिए जहाँ पर बहुत ही कम टैक्स देना पड़े एंड टैक्स प्लानिंग करके ही आप बिजनेस को चूज करोगे। लास्ट स्टेप क्या आएगा? जैसे ही आपने सब कुछ कर लिया, आपने
सिलेक्ट कर लिया आपने, ये देख लिया बड़ा खोलना है छोटा खोलना है अपना बिजनेस, आपने टैक्स प्लानिंग कर लिया, अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर ली, आपने फाइनेंस कर लिया, आपने फिजिकल फैसिलिटीज लिया है, सब कुछ हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, अपने बिजनेस एंटरप्राइज को लॉन्च करना। क्या करना, लॉन्च करना एंड अपने बिजनेस को स्टार्ट करना। यहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और हमारा चैप्टर एंड हो गया है। एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन फैक्टर्स हैव बीन टेकन, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। अब क्या होगा, एक्चुअल लॉन्च होगा, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities and starting the production process and इनिशिएटिंग द सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटीज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस को लॉन्च करना पड़ेगा, कुछ लीगल फैसिलिटीज करनी पड़ेगी एंड अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा एंड मोमो बेचना शुरू करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर का हो जाता है दी एंड। अब आपको क्या करना है, जो आपको नहीं समझ में आया सबसे पहले तो उसको आप रिप्ले करके देखो, फिर आपको अगर सब समझ में आ गया तो एक बार एनसीईआरटी से सिर्फ मेन हेडिंग्स को पढ़ लो एंड जो जो मैंने बोला है ना वो आपको हिट करना चाहिए। जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने लॉन्चिंग द एंटरप्राइज पढ़ा, फिर आप याद करो कि हाँ इनने ये बोला था, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, उससे रिवाइज हो जाएगा एंड आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। अगर याद नहीं आ रहा है कि क्या बोला था तो एक बार पढ़ लो, अगर पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिप्ले करके देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड please add your valuable comment and also subscribe the channel for such good content. Bye bye, see you in the next video.